हेलो एवरीवन। सो आज है हमारा जूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले हम कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली हैं, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि लेक्चर नंबर 1 2 3 आप पहले देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे आए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट, और मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन भाई साहब के लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन से। ठीक है, आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत थोरो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और पहले मैं जैसे बता चुका हूं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के बिना आपकी जो लॉ की पढ़ाई है वो अधूरी है भाई। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपकी जो जो सोच है, सोचने का ढंग है, उसको बढ़ा देगा, उसको और ज्यादा बेहतर कर देगा। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी। देखिए, जॉन ऑस्टिन, जब इन भाई साहब को हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में एक लाइन जरूर याद रख लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। इन भाई साहब ने ये कहा है कि विधि संप्रभु की आज्ञा है। इसको हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बस फिलहाल ये समझिए कि क्वेश्चन को इस तरीके से वो पूछेगा, और बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये है। ये आपको रखा मिलेगा हमेशा। ठीक है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, इसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या है। कहने का मतलब यहां हम बात करेंगे आज कि ऑस्टिन भाई साहब कानून को किस नजरिए से देखते हैं। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, सही कितने हैं, गलत कितने हैं, दूसरे भाई साहब ज्यूरिस्ट क्या कह रहे हैं। ठीक है, सामंत साहब क्या कह रहे हैं, हेनरी मैन क्या कह रहे हैं, या दूसरे अगर हम बात करें ग्रे या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन साहब को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि लॉ जो है वो सॉवरेन की कमांड है। सॉवरेन आपको पता है, सर्वशक्ति जो होती है किसी भी देश की, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है, जैसे सरकार। तो जो सरकार ने कह दिया वही कानून है। तो ठीक है, फिर तो किम जोंग उन जो भी कहेगा अपने देश के लिए वो भी कानून होगा। ठीक होगा, इनके हिसाब से तो वही है। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑस्टिन साहब हैं, ये एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। एक तो इनका स्कूल याद रख लो, यानी किस विचारधारा के हैं ये भाई साहब, ये हैं एनालिटिकल स्कूल के। पढ़ाया था मैंने, ठीक है, पिछले लेक्चर में। एनालिटिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है उससे ये आते हैं। तो इन्होंने कहा है इसको इंपेरेटिव लॉ, ठीक है, इंग्लिश थ्योरी, दिस एंड दैट, कई नामों से हम जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कानून के बारे में, यानी लॉ को ये क्या मानते हैं। इन्होंने कहा लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन विच ओब्लाइजेज अ पर्सन और पर्सन टू अ कोर्स ऑफ कंडक्ट। यानी कि विधि संप्रभु का एक ऐसा समादेश या कमांड है जो व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य विशेष को करने के लिए बाध्य करता है। यानी ऐसा आदेश, ऐसी कमांड जो संप्रभु ने दी है। संप्रभु को आप यहाँ पे सरकार मानिए। ठीक है, हाँ, हम जब भी संप्रभु की बात करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे सरकार की हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, पीएम साहब मोदी जी हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे जो सरकार हमें कहेगी, जो सरकार हमें आदेश देगी, ठीक है, उसको काम, उस चीज को करने के लिए हम बाध्य हैं। ठीक है, अब इसी पे हम हमारी आगे चर्चा होने वाली है। ठीक है, उनके हिसाब से कानून एक नियम है जो आदेश के रूप में किसी प्रमुख शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, पुलिस डंडे के द्वारा लागू करती है। ठीक है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लागू करवाता है, डीएम साहब लागू करवाते हैं, एसपी साहब लागू करवाते हैं। ये हमारे ऑस्टिन साहब कह रहे हैं। ठीक है, इनके हिसाब से, और ये बात इनकी सही भी है। भाई एक बात बताओ, अगर आपका हेलमेट ना पहनने पे चालान ना हो, फाइन ना हो, तो तुम्हें लगता है हेलमेट कोई पहनेगा? तो एक ऐसा आदेश है, आदेश है, मोटर व्हीकल एक्ट बना है, तो इसलिए आप हेलमेट लगाते हैं, मजबूरी है। ये सुनो, आदेश का पालन करना पड़ता है। यहां तक तो बात सही है। इस हिसाब से तो ऑस्टिन साहब सही कह रहे हैं। ऑस्टिन साहब के हिसाब से कि जो निश्चित विधि है, जो पॉजिटिव लॉ है, ऐसे ऐसे आदेशों का समूह है। ठीक है, जो किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के सदस्य के आचरण या आचरणों के विषय के रूप में लागू किए जाते हैं, यानी आपकी कंडक्ट से रिलेटेड है। आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आचरण का मतलब है यहाँ पर कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये ऐसे आदेशों का समूह है। ठीक है, यानी कि इसके पीछे एक कमांड है, एक एक आदेश है,
जिसमें लोग एक तरीके से बाउंड होते हैं उस चीज को फॉलो करने के लिए, और अगर नहीं करते हैं, उसका वायलेशन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है? सैंक्शन होता है, शास्ति होता है। अब सैंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे आपने रेड लाइट जंप किया, फाइन हो गया। आपने हेलमेट नहीं पहना, फाइन हो गया। सीट बेल्ट नहीं लगाया, फाइन हो गया। नो पार्किंग जोन में आपने गाड़ी खड़ी कर दी, फाइन हो गया। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत छोटे, बाकी तो हैं ही। बाकी बड़े अपराध तो होते ही हैं भाई, आपने कानून का जो उल्लंघन किया है। बहुत छोटे लेवल पे हम बात करते हैं कि जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। आपने कचरा फैलाया, उसमें भी हो सकता है आपको फाइन कर दे, म्यूनिसिपैलिटी के पास ये पावर है। तो आपके कंडक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो ऐसे आदेश जो आपके कंडक्ट को गवर्न करते हैं, आपके आचरण को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं, ऐसे आदेशों का समूह है, जिसके पीछे एक एक शास्ति होती है, एक सैंक्शन होता है कि अगर आपने वो कानून तोड़ा, उस आदेश को नहीं माना, उस आदेश की अवहेलना करी, तो आपको मिलेगा दंड, आपको मिलेगा पनिशमेंट। वो पनिशमेंट किसी भी सेंस में हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। ऑस्टिन साहब कह रहे हैं कि विधि और न्याय में अंतर है। विधि और न्याय में अंतर है। विधि का आधार और उसकी मान्यता संप्रभु की शक्ति में निहित है। यानी कि जो कानून बनाया है, उसकी जो मान्यता है वो संप्रभु के पास है, उसके पास ही वेस्टेड है, यानी उसकी ताकत उसी के पास है। संप्रभु ही ये सारी चीजें कर सकता है। ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि लॉ अच्छा हो या बुरा हो, गुडनेस और बैडनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मैं एग्री नहीं करता वैसे इनसे। ये कह रहे हैं कानून अच्छा हो बुरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई संबंध नहीं इस चीज का। बस हमें ये देखना कानून कैसा है। अच्छा, कोई भी चीज हो, हम ये देखते हैं कि भाई एक तो उसका भूतकाल था, पास्ट, ठीक है। चलो इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ। भाई किसी भी चीज का एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, और एक फ्यूचर होता है ना? टेंस में पढ़ा होगा हमने। तो ये भाई साहब इन दोनों को मानते ही नहीं, ना पास्ट को ना फ्यूचर को। कि कोई कानून कैसा था, फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई कानून कैसा होना चाहिए भविष्य में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कौन कानून कैसा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है बस। हमें सिर्फ कानून को एज इट इज देखना चाहिए, यानी जैसा कि वो है। जैसा कि वो होना चाहिए इससे मतलब नहीं है, जैसा कि वो था इससे मुझे मतलब नहीं है। ऑस्टिन साहब कह रहे हैं, ऑस्टिन साहब की ये विचारधारा है कि वो चीज भविष्य में कैसी होनी चाहिए या भूतकाल में कैसी थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वर्तमान से पड़ता है बस कि वो कैसी है। अब मान लो कोई कानून गलत हो, तो कानून गलत हो तो हम तो कहेंगे नहीं जी जैसा है ठीक है। कैसा होना चाहिए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कैसा था मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप सोच के चलिए, अगर कोई कानून ऐसा बना दिया जाए जो लोग के मान लो संप्रभु ने कोई कानून बना दिया, ठीक है। संप्रभु ने कोई कानून बना दिया और वो ठीक नहीं है, तो हॉस्टल के हिसाब से तो जो संप्रभु का आदेश है उसे तो मानना पड़ेगा। अब संप्रभु कोई भी आदेश दे, एक तो एक तरह की तानाशाही या एक डिक्टेटरशिप की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं ऑस्टिन भाई साहब। बट जो इनकी बात है उस पे हम थोड़ा सा स्टक होंगे कि ये कह रहे हैं कि अच्छेपन और बुरेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई संबंध नहीं है। वर्तमान में विधि जैसी है एज इट इज, उसी रूप में उसको देखना है। वो कैसी होनी चाहिए, वो भूतकाल में कैसी थी, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो अपने आप में चीजें हैं। ऑस्टिन साहब के हिसाब से तो ये है, विधि के अच्छेपन से कोई फर्क नहीं पड़ता, विधि जैसी है वैसी उसी रूप में देखिए आप उसे, कैसी होनी चाहिए आप सलाह मत दीजिए, कैसी थी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संप्रभु ने बना दी, जो सोवरेन ने बना दी, या जो सरकार ने बना दी, जिसके पास असीमित शक्ति है, अविभाजित है, बस जो कानून उसने बना दिया, जो जैसा कानून है बस वैसा ही। और लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल करेगा वो, लोगों के आचरण, लोग कैसा आचरण करेंगे, वो उससे संबंधित है। और अगर नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो ठीक है उनको दंड मिलेगा। ऑस्टिन साहब तो ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए मोहसिन साहब की इस बात से अभी तक हम अभी हम थोड़ा परिचित हो गए हैं कि ठीक है साहब, लोगों के कंडक्ट को हमें कंट्रोल करना है, उनको उनके आचरण संबंधी नियम लागू करने हैं, ठीक है, कमांड देनी है, समादेश होना है। और अगर कोई अवहेलना करता है तो उसके पीछे
दंड भी रखना है, सैंक्शन डंडा भी रखना है, कि डंडे से काम करेंगे, कराएंगे लोगों से। बिना डंडे के काम करते ही नहीं है। कुछ हद तक हम इस बात से एग्री भी हुए कि हाँ ठीक है साहब, जब तक फाइन नहीं होगा तो हम हेलमेट नहीं लगाएंगे, ये बात भी सही है। लेकिन अच्छेपन और बुरेपन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये तो थोड़ा सा अटपटा है। कानून जो है वो उसी को उसी के रूप में देखना है, कैसा होना चाहिए इससे कोई मतलब कैसे नहीं होगा। चलिए क्रिटिसिज्म में इस चीज को भी समझेंगे हम लोग। तो सोवरेन साहब, जो जो ऑस्टिन साहब है, उन्होंने तो ये कह दिया सीधा सीधा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। जैसा भी कमांड सॉवरेन दे देगा वैसा ही हमें मानना है, उसको उसी रूप में देखना है जैसा कि वो है। अब अगर इनकी इंपेरेटिव थ्योरी या जो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन की बात इन्होंने करी है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? कि प्रत्येक विधि आदेशों का एक प्रकार है, यानी हर कानून में, हर विधि में, हर लॉ में के पीछे एक कमांड है। बात सही भी है, इनकी बात सही भी है, क्रिटिसिज्म भी होगा इनका, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह इन्होंने जो बात है वो गलत कही है, ये बात सही है। ठीक है भाई, अगर फाइन नहीं होगा, जुर्माना नहीं लगेगा, चालान नहीं होगा हेलमेट ना पहनने पे, तो बिना, मैं कह रहा हूं कोई हेलमेट नहीं पहनने वाला। आप खुद देख लो, हम सेफ्टी के लिए हेलमेट नहीं लगाते लोग। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म में उनको भी बताऊंगा जो खुद से फॉलो करते हैं। बट हम ये जरूर जानते हैं कि फाइन हो जाएगा अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, इसलिए से हेलमेट लगा लेते हैं। दूसरा, इनका कहना है कि जितनी भी विधियां हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कमांड है, आदेश है संप्रभु का। दूसरा ये कह रहे हैं कि आचरण से संबंधी है, कंडक्ट, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, इससे रिलेटेड है। एक कोड है जो आपके कंडक्ट को कंट्रोल करता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और कानून का पालन भौतिक शक्ति द्वारा कराया जाता है, भगवान एंड ऑल ये सब नहीं, कुछ नहीं, मोरल एंड ऑल इसका, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो होती है ना, लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट का मतलब ऐसे समझिए पुलिस, ठीक है, अदर एजेंसी जो कानून का पालन करवाती है। इनकी परिभाषा को अगर देखें तो उसमें तो ये निकल के आता है कि भैया सीधी सी बात है, कमांड्स हैं, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपके कंडक्ट को कंट्रोल किया जाता है, और उसके पीछे एक लॉ एनफोर्समेंट होता है, वही कानून को लागू करवाता है। चप्पे चप्पे पे जो पुलिस खड़ी रहती है ना, बिना हेलमेट वालों को रोक के, बिना सीट बेल्ट वालों को के फोटो खींच खींच के जो चालान करती है, उसका का पालन करवाया जाता है राज्य के द्वारा। चलो एग्री करते हैं हम इस बात से यहां तक। अब इन चीजों को डिस्कस कर देंगे, सोवरेन है क्या, पता तो चले कि सोवरेन भाई साहब की बात जो हम कर रहे हैं वो है क्या। सोवरेन से मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था है जिसके पास राज्य की सर्वोच्च शक्ति हो, यानी उससे ज्यादा पावरफुल कोई और ना हो। अगर हम देखें अपने देश में, तो हमारे देश में सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति है, भाई कानून तक बदल देती है। पार्लियामेंट में कोई एक्ट तक लाया या हटाया जा सकता है, अमेंडमेंट तक कर सकती है, सरकार के पास तो इतनी पावर है, इनसे ऊपर कौन है। तो यहां पर सोवरेन से मतलब है, संप्रभु से मतलब ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसके पास सर्वशक्ति हो, और सर्वशक्ति तो हमें पता है सरकार के पास है। अभी दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में ऑस्टिन साहब के हिसाब से ये है कि भाई जो संप्रभु है वो ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आज्ञा का पालन लोग आदत के रूप में करें, हैबिट के रूप में, हैबिट फॉर्म। अच्छा ये है सरकारी आदेश, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये करना ही है भाई, उसका पालन करना अनिवार्य हो, मैंडेटरी हो। नकारात्मक क्या है? नकारात्मक क्या है कि भाई संप्रभु ऐसा हो जिससे और ज्यादा शक्तिशाली कोई और ना हो, उससे कोई श्रेष्ठ ना हो, वो सबसे सुपीरियर होना चाहिए संप्रभु, तभी तो मानेंगे, तभी तो मानेंगे। भाई आप सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चलो। आप मान लीजिए सन है, ठीक है, अब बेटे हैं, और
एक आपके भाई हैं, एक आपकी सिस्टर हैं, और यहां पे आपके फादर हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में सबसे शक्तिशाली आदमी जो आपसे काम करवा सकता है, जिनके आदेश का पालन आपको करना पड़ेगा, वो फादर है कि ब्रदर है कि सिस्टर है? तो आप कहेंगे सर, मान लीजिए ब्रदर ने कोई कमांड दी, सिस्टर ने कोई कमांड दी, और एक फादर ने जो कमांड दी। नेचुरली या जनरली जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है, पापा के पास बहुत पावर होती है, जूता पटका सकते हैं आप पे, बहुत तरह से पनिश कर सकते हैं। तो आप पापा की जो बात है, जो कमांड है, जो इनको मानेंगे कि नहीं? तो कहने का मतलब है संप्रभु इन सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए, उससे ज्यादा पावरफुल कोई और ना हो, तभी हम उसे संप्रभु कहेंगे। तो यहां पर ब्रदर भी हैं जो कमांड दे सकते हैं, सिस्टर भी है जो कमांड दे सकती है, बट यहां सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कौन है? पिताजी हैं। तो पिताजी को हम कह सकते हैं कि ये संप्रभु हैं। तो उनसे श्रेष्ठ ना हो कोई। अब आपको चलो दूसरे एग्जाम्पल में हम बताते हैं। एक हेड कांस्टेबल है, एक एसआई है, एक इंस्पेक्टर है, एक एसपी साहब हैं। तो इन सब में सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो, तो वो होगा एसपी। एसपी होगा ना। हालांकि एसपी से भी ऊपर होता है। हम एक सर्कल बना ले हैं, चलो जी, हम चार में से हमें देखना है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ संप्रभु कौन है? सरकार है। सरकार से ज्यादा पावर है ही नहीं किसी के पास। डीएम साहब के पास नहीं, एसपी साहब के पास नहीं, कमिश्नर के पास नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार ही उन्हें आदेश देती है, उन्हें सरकार के आदेशों का पालन करना, नहीं सस्पेंड, टर्मिनेशन, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई कि सर देश में तो हमारे सरकार संप्रभु है। देश में हमारे सरकार संप्रभु है। सकारात्मक में हमने समझा कि ऐसा व्यक्ति हो जिसकी आज्ञा का पालन लोग आदत के रूप में करते हो, और उसके आज्ञा का पालन करना अनिवार्य हो। नकारात्मक में हमने ये समझा कि उससे श्रेष्ठ कोई ना हो। प्लस उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? वो स्थायी हो, परमानेंट हो, अविभाज्य हो, यानी उसे डिवाइड ना किया जा सके, असीमित हो, बहुत पावर हो, असीमित अनलिमिटेड पावर हो। ये तीन बातें ऑस्टिन साहब के हिसाब से हैं कि संप्रभु क्या है, कौन है। एक तो वो स्थायी हो, अविभाज्य हो, यानी उसका उसको बांटा ना जा सके, उसकी ताकत को बांटा ना जा सके। और वो असीमित हो, अनलिमिटेड पावर्स उसके पास हो, जो चाहे करे, जो चाहे जैसा लॉ बना दे, उसके पीछे सैंक्शन लगा दे, उसके पीछे डंडे की ताकत हो, लट के दम पे उसको लागू करा सके। ये कहना चाहते हैं ऑस्टिन साहब। आदेश क्या है? आदेश का मतलब है राज्य की वो इच्छा जिसमें वो प्रजा से कोई काम करने या ना करने की आशा करता है, कि ये करना है और ये नहीं करना है। ठीक है, हेलमेट पहनना है, रेड लाइट जंप नहीं करना है। कमांड से मतलब है उसकी ऐसी इच्छा जो प्रजा से, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जनता है, उससे वो ये उम्मीद करे कि भाई ये काम करना है और ये नहीं करना है। एक्ट और ओमिशन, ये भी दो तरह का हो सकता है, सामान्य और विशिष्ट, जनरल और स्पेसिफिक। तो एक जनरल कमांड हो सकती है, एक स्पेसिफिक कमांड हो सकती है। जनरल तो जो सामान्य आदेश होता ही है, जो सभी लोगों पे सभी समय में समान रूप से लागू होता है, हर समय वो लागू रहता है, जब तक कि उसे या तो हम सस्पेंड ना कर दें या खत्म ना कर दें। जैसे सुस्पष्ट विधि, एक ऐसी विधि जो हर समय लोगों पे लागू रहती है। एक होता है स्पेसिफिक कमांड, स्पेशल। एक होता है स्पेशल, जो कुछ समय के लिए मान लीजिए लागू किया जाता है। जैसे कोविड का एग्जांपल ले लो, कोविड के टाइम पे लोगों को मास्क पहनने के लिए कह दिया था, है ना? मास्क नहीं पहनने पे 2,000 तक का फाइन कर दिया था। कोविड चला गया। अब कौन, अब क्या सरकार अब भी कह रही है कि मास्क लगाओ? नहीं। तो वो स्पेसिफिक कमांड हो गई कि कुछ समय के लिए वो स्थिति आई, ठीक है, भाई सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो, मास्क पहनना, ठीक है, ये सब भाई बोल दिया, डिस्टेंस से खड़े होना, मास्क लगाना। तो वो एक स्पेसिफिक कमांड हो गई।
विशिष्ट आदेश हो गया, एक समय के लिए लागू किया गया, उसके बाद जब जरूरत नहीं उसको हटा दिया गया। और जनरल कमांड, जो जनरली लॉ हमारे यहाँ लागू होते हैं हर समय। अब ऐसा तो नहीं है कि साहब 2 साल के लिए हेलमेट पहनने की छूट दे दी है सरकार, नहीं, कभी भी नहीं दी, चलता रहता है। हाँ, फाइन बढ़ाए जाते हैं, बल्कि फाइन बढ़ाए गए हैं पहले से। पहले 500 का चालान था, 1000 का हो गया बिना हेलमेट के। तो एक जनरल कमांड है, इसमें सभी से कहा गया है कि दोपहिया वाहन चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, चौपहिया चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ, नियमों का पालन करो। ठीक है, वो जनरल कमांड है, वो चलती रहेगी। ये नहीं कि सर रात को लागू है दिन में लागू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर समय सभी लोगों पे समान रूप से लागू रहती है, सभी पे। सैंक्शन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सैंक्शन। क्योंकि सैंक्शन को मैं अगर बहुत ही देसी भाषा में कहूं, डंडा, डंडा लठ, डोंट माइंड, ना डोंट टेक इट अदरवाइज, उसके पीछे एक डंडा हो, एक लठ हो, तभी तो लोग मानेंगे, तभी तो लोग मानेंगे। भाई हम मानते हैं कि जो संप्रभु है, जो सॉवरेन है, वो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों पे समान रूप से कानून को लागू करता है। उसके पास इतनी ताकत भी होती है, इतनी पावर भी होती है कि वो अपने आदेशों का पालन करा सकता है, और जो पालन नहीं करते उन्हें पनिश कर सकता है, उन्हें फाइन कर सकता है। तो इससे तो हमें ये समझ आ रहा है कि भाई तुम पे कानून लागू किया गया है, तुम्हें वो कानून मानना है, आदेशों का पालन करना है, और आदेशों का पालन नहीं करोगे तो भैया आपको पनिश किया जाएगा। फिर डंडा है उसके पीछे, फिर आपको दंड दिया जाएगा, फिर आपको पनिश किया जाएगा। उनके हिसाब से तो ये है, और बहुत हद तक ये बात सच भी है। बिना लटके, बिना डंडे के डर के, बिना पनिशमेंट के, आप सोच के चलिए, चलो हम मान लेते हैं कानून को हटा दिया हमने, साइड में रख दिया, चलिए साहब कोई कानून नहीं है, तुम्हें लगता है कि लोग क्या करेंगे? लूटपाट मचा देंगे। कौन कानून को मान रहा है? पुलिस वाला दिख गया लोग मानने लगते हैं, डरते हैं। नहीं तो चोरियां खूब होती हैं, लूटपाट खूब करते हैं लोग, खूब कानून तोड़ते हैं, खूब आदेशों की अवहेलना करते हैं। डरते हैं तो बस डंडे से, डरते हैं तो पनिशमेंट से, जेल हो जाएगी भाई, जुर्माना लग जाएगा, चालान हो जाएगा भाई। ये डर, ये डर ना हो तो मैं कह रहा हूं कोई कानून का पालन करेगा ही नहीं। ऑस्टिन की बात से यहां हमें सहमत होना पड़ेगा कि समान रूप से सब पे लागू है, उनका पालन करना है, का पालन नहीं करोगे तो भाई आपको पनिश करेंगे हम। तो आभार या कर्तव्य यानी ड्यूटी, ऑस्टिन भाई साहब के हिसाब से कानून का पालन करना लोगों की आदत होनी चाहिए, लोगों की हैबिट हो। पनिशमेंट तो बहुत लिमिटेड मामलों में ही किया जाना चाहिए भाई, जब तक वायलेशन नहीं होगा जब तक पनिश थोड़ी कर देंगे हम। अब लोग बहुत समझदार हैं, उनको आदत हो चुकी है हेलमेट लगा के चलने की, सीट बेल्ट लगा के चलने की, तो कहाँ आप उन्हें पनिश कर दोगे? जरूरी नहीं, जरूरत ही नहीं है, आदत हो चुकी है उनको कानून का पालन करने की। तो ऑस्टिन साहब ये कह रहे हैं कि लोगों को कानून का पालन करने की हैबिट होनी चाहिए, और मैं सहमत हूं इस बात से। आदत ही नहीं होगी भाई, आपको कचरा डस्टबिन में डालने की आदत हो जाए एक बार, तो आप कचरा डस्टबिन में ही डालोगे। लेकिन जिन लोगों को आदत ही है इधर उधर फेंकने की, तो वो इधर उधर ही फेंकेंगे। तो ऑस्टिन भाई साहब की इस बात से हम यहाँ सहमत हैं। इनका कहना यह था कि भाई जो व्यक्ति की ड्यूटी है, यानी कानून का पालन करना, उसकी आदत के रूप में होता है। सैंक्शन या पनिशमेंट या फाइन तो तभी होगा जब वो किसी रूल लॉ को वायलेट करेगा। उसके खिलाफ पनिशमेंट की बात तो तभी आएगी ना जब उसने कोई कानून तोड़ा हो। अब मान लीजिए आप सीट बेल्ट भी लगा रहे हैं, रेड लाइट भी जंप नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको रुकने के लिए कहा,
या रेड लाइट हुई तो आप रुक भी रहे हैं, तो कैसे चालान कर देगा आपका? तो इन्होंने कहा कि कानून का पालन करना हमारी ड्यूटी से रिलेटेड है, कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है उसका पालन करें। तो चलिए, ये बात तो सही है। यानी कि जो लोग हैं, उन लोगों को एक ऐसी आज्ञा दी जाए कि भाई ये काम आपको करना है, और सामान्य रूप से वो उसको करें। ना करें तो उनको पनिश किया जाए। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, जिन चीजों के ऊपर कोई कानून नहीं है, लोग उन्हें भी करते हैं, और मोरली करते हैं। नहीं करेंगे तो पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। आप किसी की मदद करेंगे, ये कहाँ कानून में लिखा है बताइए? कानून बाउंड करता है आपको? वो आपको बाउंड करता है क्या? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, चलो। इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा गया था इससे। एक स्विमिंग पूल है, यहां एक ए नाम का व्यक्ति डूब रहा है, डूबने लग रहा है। वो बी नाम का व्यक्ति अच्छा तैराक है, गोल्ड मेडलिस्ट है जी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया था स्विमिंग में। और ये देख रहा है कि ये डूब रहा है, नहीं बचाया इसने। नहीं बचाया, तो क्या लो इसे पनिश करेगा? नहीं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये व्यक्ति से बचाएगा मोरली, ये तुरंत छपाक से कूद जाएगा। इसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है, से बचाना। गोल्ड मेडलिस्ट है ये तो, ये अच्छा तैराक है, तुरंत कूद जाएगा, बिना सोचे समझे कि कानून है कि नहीं है, पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर जो चीज है वो संप्रभु का आदेश ही हो। हालांकि लॉ एंड मॉरलिटी में फर्क है। यहां पर मॉरली ये व्यक्ति से बचा सकता है, नहीं बचाएगा तो पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। अगर इसने नहीं बचाया तो कौन सा पनिशमेंट दे देंगे आप? लेकिन मॉरली तो लोग कहेंगे, यार तू तो बहुत खराब आदमी है भाई, तुझे तो तैरना आता था, तू तो गोल्ड मेडलिस्ट है यार, तुझे तो बचाना चाहिए था। तो कहने का मतलब है लॉ एंड मॉरलिटी में यहाँ फर्क है। मोरालिटी का अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको कोई पनिशमेंट थोड़ी मिलेगा। नैतिकता ठीक है, हमें नहीं बनना जी नैतिक, हमें नहीं करनी किसी की मदद। तो कोई कानून ऐसा है कि मदद ना करने पे आपको पनिश करता हो? नहीं करता, कोई दंड नहीं मिलता। दोनों में फर्क है। तो हम अभी तक ये समझे कि सोवरेन है, सोवरेन की कमांड होती है, लोगों को उसे फॉलो करना पड़ता है, नहीं फॉलो करते तो उसके पीछे सैंक्शन होती है। उसे आदत के रूप में लोगों को मानना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा, उल्लंघन करने पे पनिशमेंट मिलेगा। ये चार बातें हमने सीख ली। बहुत हद तक हम ऑस्टिन साहब से एग्री भी कर रहे हैं। लेकिन ऑस्टिन की जो डिफिनीशन है, ऑस्टिन भाई साहब ने जो कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, इसमें कुछ तो कमियां होंगी। क्या कमियां हैं देखते हैं आज। इसकी आलोचना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको ये सब लिखना है। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिनियन थ्योरी। सबसे पहले जो इनका इनकी इनकी जो बात है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, उसी की के लिए पहला पॉइंट है जो इन्होंने कहा कि सॉवरेन की कमांड से ही कानून नहीं बनते। वो एकमात्र स्रोत नहीं है संप्रभु विधि का। वो एकमात्र स्रोत नहीं है। सर हेनरी मैन क्या कहते हैं?
ये कहते हैं कि प्रभु सत्ता और कानून एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब एक बात बताओ, इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया राजा रणजीत सिंह का, जो पंजाब के राजा हुआ करते थे। उनके पास प्रभु सत्ता या जो संप्रभु होने के सारे गुण थे। भाई वो कमांड देते, वो प्रजा मानती भी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, प्रजा का जो दैनिक जीवन था, जो रोजमर्रा का जीवन था, उसमें जो रीति रिवाज का वो पालन करते थे, वो कौन सा लॉ था? वो कहाँ राजा रणजीत सिंह ने उन्हें कहा था? उनकी जो घरेलू पंचायतें, परिवार, जातियों पे जो चीजें आधारित होती हैं। एक बात बताओ, आपको, आप जनरली जाति में विवाह करते हैं, कई कानून थोड़ी है ऐसा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते। बट फिर भी लोग इसी चीज को फॉलो करते रहते हैं, कस्टम को। क्या कहीं कानून है जो आपको दूसरी जाति में शादी करने से रोकता हो? नहीं रोकता। या कोई कानून ऐसा है जो सिर्फ आपकी ही जाति में आपको शादी करने के लिए बाध्य करता हो, सजा देता हो कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज करी तो? नहीं देता। फिर भी लोग उसे फॉलो करते हैं, जातिगत विवाहों को। अपवाद हैं, ठीक है, कुछ लोग करते हैं इंटरकास्ट मैरिज भी। बट आप ये सोचिएगा ना कि वो चीजें, वो लोग उसी को नियम मानते हैं कि जो पूर्वज करते आए वही हम कर रहे हैं, जबकि वो कमांड ऑफ सोवरेन है भी नहीं। बहुत सारे मामले घरेलू पंचायतों से होते हैं लोगों के। लोग आपस में बैठ के चीजों को सेटल करते हैं, वो तय करते हैं कि क्या होना चाहिए, जबकि वो किसी कानून में नहीं लिखा होता। और उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया, जातिगत विवाह। भाई कहीं कानून नहीं है ना, कोई कानून में लिखा है ऐसा कि आप अपनी ही कास्ट में मैरिज करेंगे? किसी कानून में नहीं लिखा है ऐसा, भारत की मैं बात कर रहा हूं, कहीं नहीं लिखा है। आप आउट ऑफ कास्ट भी शादी कर सकते हैं, वो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, सामाजिक रूप से एक अलग बात हो सकती है, सामाजिक बहिष्कार एंड ऑल ये सब, वो एक अलग चीज। तो यहां पर हेनरी मैन ये कह रहे हैं कि यहां सोवरेन कहाँ है भाई? बताओ। लोग अपनी ही जातियों में विवाह कर रहे हैं, अगर इंटर का, अगर अपनी जाति से अलग भी कर लेंगे तो वहां कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ यहाँ वे किस नियम को फॉलो कर रहे हैं फिर? यहाँ कहाँ रह गया आपका सोवरेन? यहाँ संप्रभु कहाँ भाग गया आपका? यहाँ तो संप्रभु है नहीं, फिर भी वो कानून को मान रहे हैं, कानून का पालन करते चले आ रहे हैं जो उनके पूर्वज करते आए थे। ठीक है। उनके पिताजी ने अपनी जाति में शादी करी थी, उनके बेटे की भी अपनी जाति में शादी होगी, बेटी की भी जाति में शादी होगी। कहाँ है ये कानून, जबकि है ही नहीं। तो हेनरी बेन ये कह रहे हैं सोवरेन इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ लॉ। संप्रभु ही विधि का एकमात्र स्रोत नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि संप्रभु नहीं तो कानून नहीं होगा। जब संप्रभु नहीं था, जब सरकारें नहीं होती थी, तब भी तो लोग कानूनों का पालन करते थे। हम्म? भाई ये कह देना कि केवल संप्रभु की आज्ञा है, ये सही नहीं है। अगर हम ये सोच के देखें कि जैसा ऑस्टिन साहब कहना चाह रहे हैं कि संप्रभु की आज्ञा हो गया, अगर संप्रभु नहीं है तो क्या कानून भी नहीं हो सकता? जब राजा नहीं होते थे, लोग कबीलों में रहते थे जहां कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते थे, रिटन लॉज नहीं होते थे, कोई पुलिस नहीं होती थी, तब भी तो लोग कानूनों का पालन करते थे। तब भी तो लोग कानूनों का पालन करते थे। तो हेनरी मेन साहब ने तो ये कह दिया कि तुम्हारे स्टेट से पहले लॉ है, तुम्हारे सॉवरेन से भी पहले कानून है। तुम्हारे सॉवरेन से भी पहले कानून है। कानून का जन्म तो तुम्हारे राज्य से भी पहले हो गया, सोवरेन से भी पहले हो गया, जब समाज पूरी तरह विकसित नहीं था। कोई प्रभुत्व संपन्न शक्ति कानून बनाने वाली नहीं थी, कोई सोवरेन नहीं हुआ करता था। लोग प्रथाओं को मानते थे, कस्टम जो चीजें चली आ रही हैं, बस उन्हीं को मान रहे थे। अब आप बताइए ना मुझे, मुस्लिम लोग दफनाते हैं डेड बॉडीज को, दफनाते हैं। हिंदू लोग जलाते हैं। ये चीजें कब शुरू हुई?
सोवरेन भाई साहब आए, उन्होंने कमांड दी, तब ऐसा करना शुरू किया लोगों ने, या पहले से करते आ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये तो पहले से करते आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कस्टम इज सुपीरियर टू लॉ। जो प्रथाएं चली आ रही हैं वो लॉ से भी ज्यादा सुपीरियर हैं, और ये बात इन्होंने ये इस मामले में सही साबित होती है। भाई ये इमेमोरियल टाइम से होता आ रहा है ना, कि हिंदू लोग अपने जो जो डेड बॉडीज है उनको जलाते हैं, मुस्लिम लोग दफनाते हैं, पारसी लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं खुला। तो हेनरी मेन की बात यहाँ सही है, इन्होंने सही क्रिटिसिज्म किया कि जब तुम्हारा सोवरेन पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले ही कानून थे, कानूनों का पालन करते थे लोग कस्टम के रूप में। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो कमांड सोवरेन ने दी है बस वही है, वही लॉ है? क्योंकि क्योंकि ऑस्टिन ने तो पास्ट को भी मना कर दिया, फ्यूचर को भी मना कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, समझा था ना हमने, कि भाई साहब ने तो दोनों को डिनाई कर दिया, कि पास्ट में क्या था हमें नहीं मतलब, कैसा होना चाहिए फ्यूचर में हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, एज इट इज। इन्होंने बात की, ऑस्टिन क्या कहते हैं, एज इट इज, जैसा कि वो है, ना पास्ट और ना फ्यूचर, दोनों को मना कर दिया। तो यहां पर हेनरी मैन ये कह रहे हैं कि जब आपका सोवरेन पैदा भी नहीं हुआ था, जब आपका स्टेट पैदा भी नहीं हुआ था, तब भी लोग कानून का पालन करते थे। कानून उस समय भी था प्रथाओं के रूप में, कस्टम के रूप में। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? ये बात सच है भाई। आप अपने भारतवर्ष को ही देख लीजिए, कितने लंबे समय से चीजें चली आ रही हैं। उस समय तो लोग कानूनों का पालन करते होंगे, कुछ तो चलता था, कस्टम तो चलती थी, रीति रिवाज तो चलते थे, उसी से पूरी सोसाइटी गवर्न होती थी। कोई सॉवरेन नहीं था, कोई संप्रभु नहीं था, कोई राज्य नहीं था। तो इनका कहना है कस्टम इज सुपीरियर टू लॉ, प्रथा विधि से श्रेष्ठ है भाई साहब, कि जब आपका सोवरेन भी नहीं था, जब से लोग कानून का पालन करते हैं। हालांकि यहां आलोचना की भी आलोचना हुई है। देखो मजेदार बात क्या है, ऑस्टिन ने ऑस्टिन ने कुछ कहा, हेनरी मेन ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया। अब जो हेनरी मेन ने कहा, सामंत ने उसे भी क्रिटिसाइज कर दिया। तो ये है क्रिटिसिज्म का भी क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिटिसिज्म, आलोचना की भी आलोचना। या हेनरी मैन की उस बात का खंडन करते हैं सामंत, सामंत साहब, और ये कहते हैं कि जो ऑस्टिन का सिद्धांत है वो ऐसा सिद्धांत है जो विकसित विधि व्यवस्था में है, विकसित, डेवलप्ड। हम उसकी बात नहीं करेंगे जब ये चीजें डेवलप कर रही थी, विकसित हो रही थी। हम बात कर रहे हैं, या ऑस्टिन ने जो बात करी है वो विकसित विधि की बात करी है, जहां चीजें डेवलप कर चुकी हैं। आरंभिक समाज या जो इनिशियल स्टेज पे जो सोसाइटी थी उसकी बात नहीं करता, उससे कोई संबंध नहीं रखता। तो यहां पे हेनरी साहब का ही क्रिटिसिज्म कर दिया सामने ने। फिर जो दूसरा क्रिटिसिज्म होता है ऑस्टिन साहब की डेफिनेशन का, वो ये है कि इन भाई साहब ने सैंक्शन पे कुछ ज्यादा जोर डाल दिया, कि सब काम डंडे से ही होंगे। ऐसा तो नहीं है, हर कानून के पीछे डंडा सैंक्शन कहाँ है? उनको हम ना भी करें तो कौन सा, मेरा वोट, वोट डालने का एक कानून है, बताना जरा, आर्टिकल 326 में, आर्टिकल 326 में आपके पास राइट टू वोट है, ठीक है? पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 भी है इससे रिलेटेड। तो बताओ, अगर आप वोट ना डालो तो जेल में डाल देंगे लोग। वसीयत लिखने का अधिकार है, ना लिखें तो जेल में डाल देंगे। सिविल मामले हैं, हम नहीं करते उसका पालन, जेल में डाल देंगे, आप नहीं डालेंगे। तो कहने का मतलब है डंडा एकमात्र ऐसी शक्ति नहीं कि जिससे लोग, जिसके कारण या जिसकी वजह से लोग कानून का पालन करते हैं। कानून तो ऐसे भी होते हैं कि उसके खिलाफ समाज बगावत कर दे, मानना तो दूर की बात है, प्रोटेस्ट करते हैं लोग। क्या करोगे? यस और नो? अरे उसके खिलाफ बगावत कर देता है समाज, उसका डर कहाँ रह गया बताओ?
आप जो कह रहे हैं कि साहब सैंक्शन, डंडा, डंडे के डर से आप कानूनों का पालन करवाओ, नहीं करते लोग, बगावत कर दे, तोड़ दें कानून। आपके डर से उन्हें डर नहीं लगता? बताओ क्या कर लोगे? कुछ कानून ऐसे हैं, उन्हें ना माने तब भी कोई आप हमें पनिश नहीं कर सकते। कुछ कुछ कानून अगर होंगे उनके खिलाफ हम मान लो लोग बगावत भी कर देंगे। आपके कानून का डर कहाँ रह गया फिर? आप जो कह रहे हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन की वजह से ही कानून का पालन करते हैं, नहीं तो उन अवहेलना करने पे उनको दंड मिलेगा, नहीं करते लोग, तोड़ दें कानून। डर का डर नहीं रहता उनको। जो हमने बात की शास्ति, तो डर का भी डर नहीं है उनको। तो यहां पर ऑस्टिन भाई साहब ने कुछ ज्यादा जोर दी दिया डंडे पे। पिताजी भी सारे काम डंडे से थोड़ी करा लेंगे, कुछ में प्रेम से कहेंगे, कुछ कार के कहेंगे, टॉफी दिला देंगे, पॉकेट मनी दे देंगे। ये सारे काम डंडे से ही करवाएंगे वो? नहीं, सारे काम डंडे से वो भी नहीं कराते, और सारे काम डंडे से होते भी नहीं, और सारे कानूनों का पालन डंडे से हो भी नहीं सकता। बगावत हो जाएगी। तो यहां आलोचना हो सकती है ऑस्टिन साहब की। देखो, वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि लोग साइकोलॉजिकली इस बात को सोचते हैं कि हमें यार कानून का पालन करना चाहिए, रेड लाइट है यार रुकना चाहिए। जो लोग ऐसे हैं जिन्हें कानून का पता भी नहीं है, फिर भी वो लोग किसी के राइट्स का वायलेशन नहीं करते, कोई कानून नहीं तोड़ते, बेचारे बहुत अच्छे से अपना जीवन काटते हैं, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते, भले उन्हें पता भी ना हो, अनपढ़ हो, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। एक मनोवैज्ञानिक दशा है, एक मन साइकोलॉजिकल फीलिंग्स होती हैं जिनकी वजह से हम कानून का पालन करते हैं। हमें लगता है कि यार हमें सुकून मिलेगा, हमें अप्रिशिएट किया जाएगा, न्याय मिलेगा, और ऐसा होना चाहिए। जनता की ये भावना रहती है कि यार कानून का पालन तो करना चाहिए। मुझे, मेरा मन है, मेरे अंदर फीलिंग आती है कि यार कूड़ा डालना गलत बात है, इधर उधर डस्टबिन में डालिए। मैं इधर उधर डाल भी दूंगा, मैं नहीं पकड़ा जा रहा हूँ, मुझे नहीं दंड मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं डस्टबिन में कचरा डाल रहा हूँ। सामने पुलिस वाला नहीं खड़ा है तब भी मैं हेलमेट लगा रहा हूँ, तब भी मैं सीट बेल्ट लगा रहा हूँ। जहां कोई पुलिस वाला नहीं, आपको क्या लगता है हर जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं कानून का पालन करवाने के लिए? हाँ, ये डर रहता है कि अगले चौपले पे मिल जाएंगे। अगले अगले क्रॉसिंग पे मिल जाएंगे, ये डर रहता है। बट हर जगह तो नहीं रहता। हर जगह तो पुलिस नहीं रहती, हर जगह तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां नहीं होती, हर जगह तो सीसीटीवी नहीं लगे होते, फिर भी लोग कानून का पालन कर रहे होते हैं। अंदर से उनके भावना आती है कि नहीं यार कानून का पालन करना चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट वो भी करते हैं, एनकरेज। अरे हेलमेट लगाओ भाई, अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये मत सोचो चालान होगा तभी आप हेलमेट लगाओगे, नहीं। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि सभी विधि समादेश नहीं होती, सारे लॉ कमांड नहीं होते, सारे लॉ कमांड नहीं होते। कहने का मतलब है हर लॉ कमांड नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, यहां पर जो सामंत साहब हैं, उन्होंने मोरल वैल्यूज को तो पूरी तरह डिनाई कर दिया। उन्होंने तो सीधा कह दिया लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। लेकिन जो लोग नैतिक मूल्यों के आधार पे चीजों को करते हैं, ऑस्टिन साहब ने ये तक मना कर दिया कि कानून बुरा हो अच्छा हो इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि कानून का मुख्य उद्देश्य तो न्याय की रक्षा करना है। तो ये तो गलत हो गया ना, इसमें तो मोरल वैल्यूज को पूरी तरह अवॉइड कर दिया हमने। क्यों? सामंत साहब तो ये कह रहे हैं कानून न तो केवल अधिकार है और न केवल शास्ति है, ना तो हम उसे एज अ मैटर ऑफ राइट ले सकते और ना ही बस उसके पीछे जो सैंक्शन है वो, बल्कि दोनों का एक सामंजस्य बैठाना, एक तालमेल बैठाना पड़ेगा, दोनों चीजों में हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा।
और जो राज्य करता है, एक बात बताओ, यहां पर जो सरकार कानून बनाती है उसके पीछे भी तो लोगों की इच्छाएं ही होती हैं। ये इच्छाएं कहाँ लिखी लिखी हुई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और उसी संविधान का पालन करते हुए तो सरकार कानून बनाती है। तो इनका कहना है कि राज्य की आवाज में मनुष्यों द्वारा की गई न्याय की पुकार है। दे वांट जस्टिस। देखो, आपके आपकी प्रियम्बल में भी लिखा होता होगा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। और सरकार उसी चीज को लागू कराने के लिए वो कानून बनाती है। तो ये कहना कि खाली कि भाई सिर्फ शास्ती या जो जो सैंक्शन उसी से काम चलता है, ऐसा नहीं है। ये चीजें गलत है। अच्छे और बुरे से क्या क्यों नहीं मतलब होना चाहिए कानून के? ऑस्टिन साहब यहाँ गलत है। बैडनेस और गुडनेस से क्या क्यों नहीं मतलब होना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली सरकार का काम ही लोगों का कल्याण है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, उनके लिए अच्छे मूल्य, अच्छे कानूनों को लाना है। यही तो चाहते हैं लोग। सरकार सरकार को ही नहीं हटा देंगे लोग। बगावत हो जाएगी, रेबल हो जाएगा भाई। गुस्सा फूट पड़ेगा लोगों का। तो नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से उनकी अवहेलना करना ये गलत है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन थ्योरी। कि ठीक है साहब, कमियां हैं, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये बात भी सच है कि बिना डंडे के लोग काम भी नहीं करते हैं। उसको लागू कराया जाना भी तो जरूरी है। हालांकि सामंत साहब ने इनकी परिभाषा को एक पक्षीय, अपर्याप्त और न्यायिक धारणाओं का अधूरा विश्लेषण बताया। कि ये एक तरफा अपनी बात कह गए। इन्होंने दूसरी तरफ देखा ही नहीं, दूसरे पहलू को देखा ही नहीं। इनसफिशिएंट है इनकी डेफिनेशन में, क्योंकि बहुत सारी चीजें गायब हो गई। इनकम्प्लीट एनालिसिस है इन लोग, इस व्यक्ति ने जो किया ये इनकम्प्लीट है। लेकिन कमियां होने के बाद भी कुछ अच्छाइयां हैं। जैसे कि कानून और न्याय के बीच में अंतर बताया, वो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई इन्होंने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऑस्टिन ने ही सबसे पहले बात करी कि जो कानून की उत्पत्ति है वो राज्य से होती है। फर्स्ट टाइम इन्होंने कही ये चीज। और ये बात सही है इनकी, ये बधाई के पात्र हैं। प्रोफेसर ग्रे साहब कह रहे हैं कि ऑस्टिन इस योगदान के लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये बात बताई। हाँ, ये बात भी ये सच है ना कि सरकार बनाती है कानून। इससे थोड़ी इनकार कर देंगे हम। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। सामंत साहब ये कह रहे हैं कि जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कानून का निर्माण संप्रभु द्वारा किया जाता है, सोवरेन द्वारा किया जाता है। और वो अपने अस्तित्व के लिए राज्य की सार्वभौमिक शक्ति पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यूनिवर्सल जो पावर होती है उसके पास, उस पर डिपेंड करता है। फिर उसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। सरकार ही ना हो, संप्रभु ही ना हो, कानून ही ना हो, तो मैं लगता है अराजकता हो जाएगी भाई। बिना पावर के, बिना उसके तो नहीं चलेगा ना काम। आधुनिक अगर हम बात करें प्रजातांत्रिक राज्यों में ऑस्टिन की विधि का क्या स्थान है? ऐसे देश जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, जैसे भारत। भारत जैसे देश में ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें तो सीधा कह दिया मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, वो सीधा सीधा कह देगा कि ये बताओ कि भारत जैसे देश में ऑस्टिन की विधि का क्या स्थान है। फिर आपको उस सेंस में बताना पड़ेगा।
एक तो वो दे देगा कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, उसमें तो आप बहुत सारी कंट्री की बात कर सकते हैं। अगर वो सीधा सीधा सटीक कह दे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना जरा, तो भारत भी तो डेमोक्रेटिक स्टेट ही है भाई, क्यों कंफ्यूज होना। बताओ। और इसकी परिभाषा को दोबारा से हम देख लेते हैं। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, सॉवरेन कमांड दिस एंड दैट। तो देखते हैं क्या ये उचित बैठता है। नहीं, जहां लिखित संविधान है वहां इन भाई साहब की जो परिभाषा है वो पूरी तरह उचित नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि मान लो हमारी सरकार ने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट डंडा चला देगी उस पे, अगर वो अल्ट्रा वायर्स है तो। आर्टिकल 13 जब आप पढ़ोगे ना, जुडिशियल रिव्यू, तो आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है कि अगर कोई कानून जो सरकार ने बनाया, जो संसद ने पारित करा, और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर देगी, जीरो बना देगी। तो जो ऑस्टिन ये कह रहे थे कि संप्रभु, असीमित, असीमित पावर हो, असीमित होना चाहिए, अनलिमिटेड कुछ भी कर दे, कहां हो जाएगा बताना जरा। कोई कानून पास तो कराओ, मैं आपको कितने ही सारे एग्जांपल दे सकता हूं ऐसे। चलो मैं देता हूं कुछ एग्जांपल आपको। आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 जोड़ दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। चलो मैं बताता हूँ क्या था, कि भाई जो अमेंडमेंट किए जाएंगे वो किसी भी कोर्ट में जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? अल्ट्रावायस डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको। आर्टिकल 329 ए जोड़ा गया था, ये भी इंदिरा गांधी ने ही जोड़ा था। और इसमें ये लिख दिया था कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो कहां रह गया सॉवरेन? बताइए, सरकार का बनाया कानून कहाँ रह गया? लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन कहाँ लागू हो गया भारत में वो इस तरह से? सुप्रीम कोर्ट ने आके उस पर डंडा चला दिया, आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करते हुए जुडिशियल रिव्यू कर दिया उसका, उसका पोस्टमार्टम कर दिया तुरंत। अगर वो कानून देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर वो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ये पावर है उस कानून को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ये। रिसेंट का एग्जांपल देता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक कानून पास किया अभी सरकार ने, किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये क्या थे? इसमें नियम ये बनाया गया था कि कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी अगर किसी पार्टी को चंदा, डोनेशन देना चाहती है, तो गुपचुप तरीके से, यानी सीक्रेटली दे सकती है, जिसका पता सिर्फ देने वाले को और लेने वाले को रहेगा। थर्ड पर्सन उसे जान ही नहीं सकता। थर्ड पर्सन ये जान ही नहीं पाएगा कि किस आदमी ने या किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। आरटीआई भी लागू नहीं होगा, ऐसे मान के चलिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा, सॉवरेन हो, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, ऑस्टिन को फॉलो कर रहे हो। ऑस्टिन ने कहा था जी कि जो सोवरेन कानून बना देगा, बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इसको, खत्म। और तो और, एसबीआई बैंक से सारा डेटा जिसने जिसको भी डोनेशन दिया था वो सारा पब्लिक करा दिया कि करो इसको। कैसे नहीं पता चलेगा आम जनता को कि किसने किसको पैसा दिया? सबकी पोल खुल गई 1 मिनट में। तो कहां रह गया सोवरेन? कहां रह गई उसकी असीमित शक्ति कि लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन? फिर तो ये होना चाहिए था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए, किसी की ताकत ही नहीं कि उनको क्वेश्चन कर सके, सबको बस चुपचाप मान लेना पड़ता। कहाँ माना लोगों ने? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जनता के फेवर में डिसीजन दिया और कहा कि जीरो है, हटाइए इसको और सारा डेटा पब्लिक करो। सबकी पोल खुल गई कि सबको पता चल गया कि, 100 करोड़ किसने दिया और किस पार्टी को दिया।
तो संसद द्वारा पारित अगर कोई विधान है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान का के अल्ट्रा वायर्स उसको घोषित कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑस्टिन जो इस बात पे जोर देते हैं कि विधि क्या है, नहीं कि इस बात पे कि विधि कैसी होनी चाहिए, इस बात पे जोर दे रहे हैं विधि क्या है, कैसी होनी चाहिए, लॉ एज इट इज, एज इट इज। एक बात बताओ, कोई भी कानून किस लिए बनाया जाता है? आम लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तभी तो हम कानूनों का निर्माण करते हैं। तानाशाही थोड़ी होगी, जो हम कह रहे हैं बस जो लॉ है तो है। आप एक बात बताइए, आपके संविधान में ही कितने सारे अमेंडमेंट होते हैं, है ना? मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो गए हैं। अब जैसे ईडब्ल्यूएस ले लो आप, सरकार को लगा कि यार लोगों के अच्छे के लिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होना चाहिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जो जनरल में भी तो भाई लोग सब बेचारे अमीर नहीं होते हैं ना, सब लोगों का स्टेटस एक जैसा नहीं होता ना, तो जनरल में भी जो लोग गरीब हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और जो सही है। तो इससे पहले अगर हम कहें एज इट इज, अगर हम एज इट इज पे जाएं तो हम कह देते ओनली एज इट इज, मतलब SC ST OBC को जो मिला है एज इट इज रहेगा बस, एज इट ऑट टू बी। क्यों नहीं होना चाहिए? फिर तो इसमें बदलाव की गुंजाइश खत्म हो जाती, फिर तो ये तानाशाही हो जाती। तो ऑस्टिन साहब ने जो इस बात पे जोर दिया कि जैसी है वैसी मानिए बस, नहीं, कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस क्या है हमारा कानून बनाने का? अरे लोगों की सुख सुविधाएं, उनका वेलफेयर करना ही तो है, या उन्हें तंग करना है बस? नॉर्थ कोरिया थोड़ी है कि जैसा उसने कह दिया वही है बस। अरे ये देखो कि वहां के लिए बेहतर क्या है। अब महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन देना, क्या इस समय की जरूरत नहीं थी? क्या थी, बना दिया। फिर तीसरी बात आती है कि अब एक बात बताओ, स्टेट गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, अरे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो संप्रभु तो बट गया यहाँ पे। ये तो ये कह रहा था संप्रभु को कि ये अविभाज्य होना चाहिए, अनडिविजिबल होना चाहिए, कहाँ हो गया? दो दो सरकारें हमारे यहाँ, दो दो सरकारें हैं और दोनों अलग अलग तरह से कानून बनाती है। तो ऑस्टिन भाई साहब ने जो कहा था शुरू में ही कि ये कैसा होना चाहिए, देखो मैं दिखाता हूं आपको। स्थायी हो, अविभाज्य हो, असीमित हो। ये तो है विभाज्य हो गया। भारत में तो दो तरह की सरकारें हैं, तो दो तरह के सोवरेन हो जाएंगे, दो तरह के सोवरेन। तो यहां पे ये चीज लागू नहीं होती। संघीय संविधान है हमारा, फेडरल है। कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में पढ़िएगा जाके, मैंने पढ़ा रखा है फेडरलिज्म। तो हमारे यहाँ तो राज्य सरकार के पास भी शक्तियां हैं और केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां हैं। और ऐसी शक्तियां भी हैं जिसमें केंद्र राज्य के मामलों में दखल नहीं दे सकता और राज्य केंद्र के मामलों में दखल नहीं दे सकता, ऐसी भी शक्तियां हैं। तो हमारा सोवरेन तो बट गया यहाँ, 1 मिनट भी नहीं लगी, ऑस्टिन साहब देखते रह गए। तो कहने का मतलब है, अगर हम निष्कर्ष पे जाएं, कंक्लूजन की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टिन की विधि की परिभाषा आधुनिक युग में पूर्णतः ग्राह्य नहीं है, पूरी तरह से रेलेवेंट नहीं है, कमियां हैं, परफेक्ट नहीं है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस में यही मिलेगा आपको हमेशा, कहीं ना कुछ कमियां होंगी सब में, सभी की डिफिनेशन में कमियां होंगी, उनका क्रिटिसिज्म होगा, और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार हो जाता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि इसमें आपको हर डिफरेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। कोई इसमें पूर्ण हो ही नहीं सकता, परिपक्व हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कानून का इतना बेहतर होना, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां बताई गई, उनको ठीक किया गया, फिर बताई गई, फिर ठीक किया गया, तो बेटर देन बेटर, बेटर देन बेटर होता चला गया। वो यही है मानव सभ्यता की आवश्यकता बच्चों।
हमारा भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, उसके बाद से इसमें 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट किए गए, ताकि हमारी जनता खुश रह सके, हमारी जनता को सुख सुविधाएं मिल सके, हमारी जनता का कल्याण हो सके। क्योंकि किसी भी विधि, किसी भी कानून का उद्देश्य लोगों को परेशान करना नहीं हो सकता, खाली उनसे अपनी बात मनवाना नहीं हो सकता, खाली उनको डंडा मारना नहीं हो सकता। उनका वेलफेयर सुप्रीम होना चाहिए। द वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट बी सुप्रीम। और यही होता है किसी भी विधि का, किसी भी कानून का उद्देश्य, किसी भी संविधान का उद्देश्य। कानून की बात हम जनरली कर रहे हैं। तो खाली कमांड से काम नहीं चलेगा, वेलफेयर की जरूरत है। परिस्थितियों के हिसाब से अगर कानून बदलने की जरूरत है तो बदला भी जाना चाहिए। एज इट इज को एज इट ऑट टू बी भी हो सकता है। ओके। सो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने समझा कि ऑस्टिन भाई साहब ने जो परिभाषा दी उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या कमियां हैं, उसका कैसे क्रिटिज्म किया गया, उसका क्या प्लेस है, और हमारा क्या कंक्लूजन है। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।